रात उमस से भरी हुई थी जो किसी की भी त्वचा से चिपक सकती थी और आपको ठंडे स्नान के एहसास दिलाने के लिए काफी थी। ऊपर से मेरी ब्लाइंड डेट एक आपदा थी। वो बहुत ही बदतमीज था और जब तक मैंने तरीके से उसे किसी भी ड्रिंक को लेने के लिए मना किया तो वो भड़क गया और उसने मुझे अकेले घर जाने के लिए कहा। बहुत देर हो चुकी थी और मैं उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं बिना कुछ कहे वहां से चली गई और उसके साथ बर्बाद किए हर पल के लिए पछतावा करने लगी। मैं खाली सड़कों से अकेली गुजर रही थी। शहर एकदम शांत था। गर्म हवा मुझ पर दबाव डाल रही थी और मुझे अपनी पीठ से पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। सामने मुझे 7-Eleven का स्टोर दिखाई दिया। उसकी तेज और अजीब रंग की लाइट निमंत्रण तो नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे एक ठंडी ड्रिंक की बहुत जरूरत थी, कुछ ऐसा जो मुझे राहत दे सके। जैसे ही मैंने धक्का देकर दरवाजा को खोला तो ऊपर लगी हुई घंटी बजने लगी। दुकान सुनसान थी। सिर्फ एक क्लर्क को छोड़कर जो काउंटर पर नींद की झपकी ले रहा था, उससे मेरे अंदर आने का पता नहीं चला। और एक आदमी कोने में छिपा हुआ था। वो लंबा था। उसके चिकने बिखरे हुए बाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कई हफ्तों से धोया ना गया हो। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो मेरी हरकतों पर ऐसी नजर रख रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार को मापता हो। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं कूलर की ओर बढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी नजरें मेरी पीठ पर चुभ रही थी। मैंने पानी की एक बोतल उठाई। जैसे ही मैंने उसका ढक्कन खोलने की कोशिश की, मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने सोचकर पानी पिया कि शायद मुझे राहत मिलेगी। वो आदमी अब करीब आ गया था। धीरे धीरे जानबूझकर आगे बढ़ रहा था, जैसे हर कदम का स्वाद ले रहा हो। मैं उसकी उखड़ी हुई सांसें सुन सकती थी। आवाज मोटी और गीली थी, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वो अचानक मेरे सामने आ गया और उसने मेरा रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें जंगली थी और उनमें खून उतरा हुआ था। उनमें एक अजीब एहसास था जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने पीले रंग के दांत दिखाकर मुस्कुराने लगा और मुझे उसकी सांसों से शराब की बदबू की महक आने लगी। ए जानवन, कैसी हो? उसने धीमी सी आवाज में कहा। तुम जैसी खूबसूरत लड़की रात के इस वक्त अकेली क्या कर रही है? मैंने उससे हटकर कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से मुझे रोकने के लिए आगे आ गया। क्यों ना आज रात हम कुछ मौज मस्ती करें तो कैसा रहेगा? हाँ, मैं कुछ जगह जानता हूँ जो बहुत ही मजेदार है। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे और मैंने अपना सर हिलाकर कहा, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं उसे दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मेरे और करीब आ गया और उसने अपनी उंगलियां मेरे हाथों पर फेरना शुरू कर दिया। उसके ठंडे हाथों ने जब मुझे छुआ तो मैं कांप गई। कम ऑन, उसने कहा, कभी कभी थोड़ा रोमांच करना अच्छा होता है। मैंने कहा, नहीं, अब दूर हटो मुझसे। मैंने उसे धक्का दिया और वहां से बाहर निकल गई। मेरी सांस तेज हो गई और मुझे डर का एहसास होने लगा। स्टोर के ठंडे एसी वाले माहौल से निकलकर बाहर की गर्मी दम घोटने लगी, लेकिन मैंने तेज चलना शुरू कर दिया। मैं अभी भी उसकी आंखें खुद पर महसूस कर सकती थी। मैं खुद को आगे बढ़ते रहने का हौसला देती रही और फिर मैंने उसे सुना, उसके पैरों की आवाज। वो काफी भारी और लड़खड़ाती हुई आवाज कर रहे थे और कुछ इस तरह मेरे पीछे घसीटे चल रहे थे जिससे मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय खींची हुई काली सड़कें और हल्की रोशनी। लेकिन मैं जानती थी कि वो कहीं परछाइयों के बीच छिपा हुआ है। मैंने अपनी गति तेज कर दी। हर एक कदम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे किसी भयानक चीज के करीब खींच रहा हो। मेरे पीछे आ रहे कदमों की आहट तेज हो गई और अब मैं उसका अपना करीब होने का एहसास और ज्यादा महसूस करने लगी। मैं इस उम्मीद में एक कोने में जाकर मुड़ गई कि उसे चकमा दे दूंगी, लेकिन सड़क पर अंधेरा था। तभी मैंने दौड़ना शुरू किया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं भागते हुए अजीब लग रही होंगी। मुझे बस उससे दूर जाना था। उसके कदम अब ठीक मेरे पीछे थे। वो लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर उसे देखने का जोखिम उठाया और वो मुझे दिखा। वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और उनमें एक अजीब सी रोशनी थी। वो करीब था, बहुत करीब, और मैं उसके चेहरे पर फैली हुई जंगली मुस्कुराहट देख सकती थी। मेरे अंदर घबराहट फैल गई और मैं अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए उसकी इमारत की तरफ भागी। वो इकलौती ऐसी जगह थी जो मेरे लिए सुरक्षित थी। दरवाजा ठीक मेरे सामने था। मैं अपनी चाबियों में उलझ गई। अभी भी भागना बरकरार था। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मेरे हाथ से चाबी गिरने ही वाली थी। मैं उसे सुन सकती थी। मैं उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी, गर्म और बदबूदार। आंखों में आंसू होने का कारण मुझे धुंधला दिखाई देने लगा। फिर मुझे चाबी लगने की आवाज सुनाई दी। अगले कुछ सेकंड के अंदर वो मुझ तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया और उससे सट कर खड़ी हो गई। मेरी सांस चढ़ गई थी। खुद को उस पागल आदमी से बचाने की कोशिश के बाद अपने घर की शांति बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं देखकर हैरान थी कि वो अभी भी बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। मैं खिड़की की तरफ बढ़ी और मैंने पर्दे से छुप कर देखा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया।
वो अभी भी वहीं खड़ा था, स्ट्रीट लाइट के नीचे, अपनी उसी घटिया मुस्कान के साथ मेरे घर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, उसका पागलपन शीशे की खिड़की से आगे बढ़कर मेरी आत्मा तक पहुंचा और छूने के लिए बढ़ा। वो और जोर से मुस्कुराने लगा। मैं ये देखकर सहम सी गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं खिड़की से पीछे हट गई और हालांकि मैं घर के अंदर सुरक्षित थी, लेकिन जिस डर से मैं गुजरी थी वो कुछ और ही बयां कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैं ये जानती थी कि ये बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है ना। 7-Eleven में रात की शिफ्ट करने के अपने ही फायदे थे। शांत वक्त ने मुझे सोचने, अपने भविष्य की योजना बनाने का समय दिया। कम से कम मुझे तो ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने काल को देखा। वो कुछ महीनों पहले से ही मुझे देखना शुरू हुआ था। वो हमेशा सड़क के उस पार गाड़ी खड़ी करता था, बस अपनी गाड़ी में बैठा रहता और दुकान को घूरता रहता। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोग रात में अजीब चीजें करते थे और शायद उसे रात में नींद नहीं आती थी, इसलिए उसे दुनिया को चलते हुए देखना पसंद था। लेकिन फिर वो रोज रात को आने लगा। हर रात वही गाड़ी, वही जगह, वही बेचैन करने वाली आंखें। वो कभी अंदर नहीं आया, कभी कुछ नहीं खरीदा, बस देखता रहता। भला ऐसा कौन करता है? मेरी बेचैनी डर में बदल गई। मैं हर कुछ मिनट के बाद खुद को उसकी गाड़ी देखने के लिए बाहर देखता और हमेशा की तरह वो वहां था, घड़ी के काल की तरह। ये स्थिति उस हद तक पहुंच गई जहां से मैं अब और किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक रात मैंने फैसला किया कि अब बस बहुत हो गया। मैं किसी अनजान व्यक्ति को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं दुकान से बाहर गया। मेरा दिल मेरे सीने में जोर से धड़क रहा था। मैं उसकी गाड़ी की तरफ गया। तुम हर रात यहाँ क्या करने आते हो? उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार कर रहे हो? तुम कई दिनों से यहाँ रहे हो, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने एक भी शब्द कहे काल ने गाड़ी चालू की और वहां से निकल गया। मैं ठंड में वहीं खड़ा रहा और उसकी गाड़ी की टेल लाइट को रात के अंधेरे में गायब होते हुए देखता रहा। और अब मुझे पहले से भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। लेकिन अगली रात वो वापस आ गया और तभी से वो और भी ज्यादा अजीब होता गया। वो न सिर्फ मुझे मेरे काम की जगह दिखाई देने लगा, जब भी मैं स्टोर से निकलता तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई परछाइयों से मुझे देख रहा हो। मैंने इस उम्मीद में फौरन पीछे मुड़कर देखा कि शायद मुझे काल की गाड़ी दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इस डर ने घर तक मेरा पीछा किया। मैं अपने अपार्टमेंट में आकर बैठा। घर पर होने वाली हर चरमराहट और आवाज मेरी धड़कन बढ़ाने लगी। मैंने 3, 4, 5 बार ताले चेक किए। मुझे यकीन हो गया कि कोई मेरे घर के दरवाजे के बाहर है। वो आदमी मुझे पागल कर रहा था और इसके अलावा मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा था। तुम इस तरह परेशान नहीं हो सकते यार, संभालो अपने आप को। लेकिन मैं नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे दिमाग में कब्जा कर लिया। मैंने शीशा देखना बंद कर दिया। मुझे डर लगने लगा कि न जाने मैं खुद को देखते देखते और कुछ न देख लूं। बुरे सपनों की वजह से मेरी नींद टूटने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे बिस्तर पर कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है। जवाब जानने का संकल्प लेकर मैं उस जगह के इतिहास को खोजने लगा, जिससे मुझे काल के इस तरह के बर्ताव की वजह पता चल सके। तभी मेरी नजर लोकल लाइब्रेरी में रखे पुराने आर्टिकल पर गई। उन्होंने वर्षों पहले हुए हिंसक अपराधों की एक श्रृंखला का विवरण किया हुआ था। हत्याएं, ये सभी मेरे जैसे 24 घंटे खुले रहने वाले सुविधा स्टोर से जुड़े हुए थे। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन सभी कहानियों में भयानक समानताएं थी। पीड़ितों का पीछा किया जाता, देखा जाता, मानसिक रूप से परेशान किया जाता, फिर देर रात हमला किया जाता। हे भगवान, अगर वो सिर्फ स्टोर पर नजर ना रख रहा हो तो? अगर वो मुझ पर नजर रख रहा होगा तो क्या होगा? मैं इस विचार में खो गया कि काल इन हत्याओं से जुड़ा हुआ है। मेरा डर बढ़ता गया और मेरे दिमाग में अजीब अजीब खतरों की संभावनाएं आने लगी। आखिरकार एक रात सब कुछ अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। मैं अलमारियों में सामान भर रहा था जब बिजली चली गई। दुकान अंधेरे में डूब गई और मेरा दिल रुक गया। मैं अपने फोन की तरफ बढ़ा, लेकिन स्क्रीन की लाइट नहीं चली। फोन बंद हो चुका था। ओह नहीं, ये अभी होना था क्या? मैं काउंटर के पीछे रखी हुई टॉर्च को ढूंढने लगा जो अंधेरे को दूर कर सके, और तभी मैंने आवाज सुनी, किसी के पैरों की आवाज। मैं स्टोर में अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और था। मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करने लगा, लेकिन घबराहट एक बुराई की तरह घर कर गई, जिससे मैं कोई भी रास्ता सोचने की क्षमता नहीं रख पाया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पैरों की आवाज सुनी, इस बार और मैं इस बात को मान गया था कि काल ने इस अंधेरे का फायदा उठाया है। लेकिन जैसे ही मुझे जोर से दबाव महसूस हुआ, एक तेज आवाज हुई और मेरे ऊपर से वजन हट गया। मैंने फिर से किसी के कदमों की आवाज सुनी, घबराते हुए। कोई मेरा नाम ले रहा था। बिजली वापस आ गई और मैंने अपने सामने काल को खड़े हुए देखा। उसके बगल में वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ था जिसने मुझ पर हमला किया था। काल के हाथ में बंदूक थी, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। काल, क्या बदतमीजी है ये? वो तुम पर नजर रख रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था।
मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। काल ने अपनी गन को छिपाकर एक लंबी सांस ली। मैं एक अंडर कवर जासूस हूँ। मैं कई हफ्तों से इस आदमी की तलाश कर रहा था। मैं चाहता था कि ये कोई हरकत करे। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। तुमने मेरा इस्तेमाल किया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो वो कोई और कत्ल करता। और तब जाकर मुझे समझ में आया, असली डर ये नहीं था कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। असली डर तो इस बात का था कि मैं एक ऐसे खतरे के साए में रह रहा था जिसकी मुझे भनक तक नहीं थी। काल की नजर मुझ पर नहीं बल्कि उस हत्यारे पर थी जो मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही एम्बुलेंस आई, काल अंधेरे में कहीं गायब हो गया और मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चला गया। स्टोर एक बार फिर शांत हो गया था, लेकिन अब कभी मुझे वो सुरक्षित नहीं लगेगा। ये जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि मैं अंधेरे में एक और शिकार बनने के इतने करीब आ चुका था। मैं वहां नहीं रह सकता था। 7-Eleven में नाइट शिफ्ट में करना आमतौर पर काफी बोरिंग होता है। घंटों खींच जाते हैं। फ्लोरोसेंट लाइट की गड़गड़ाहट और कूलर की धीमी आवाज के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं देती। हालांकि मुझे एकांत पसंद है, इससे मुझे सोचने का वक्त मिल गया। इतने सारे दिनों की मेहनत के बाद चैन की सांस। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे जब वो अंदर आया। एक आदमी जो शायद 40-50 साल का होगा। उसके बिखरे हुए सफेद बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसने एक पुराना कोट पहना हुआ था जिसके धागे निकल रहे थे। शायद उस कोट ने बहुत सर्दियां देखी थी। उसकी आंखें बहुत ही तेज और बेचैन थी। वो स्टोर के चारों ओर ऐसे देख रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मुझे तो उसकी ये हरकतें देखकर डर सा लगने लगा था। हाय, उसने मेरी तरफ देखकर सर हिलाया। उसके मुंह के कोने में एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे लगभग जानबूझकर आगे बढ़ा और उसने कुछ चीजें उठाई, जैसे गम का पैकेट, पानी की एक बोतल और एक अखबार। जब वो काउंटर की तरफ आया तो उसके व्यवहार में कुछ असहजता थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। उसने सामान काउंटर पर रखा और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर एक सिक्का निकाला। वो सिक्का पुराना और काफी इस्तेमाल किया हुआ लग रहा था। ऐसा सिक्का जो आपकी किसी एंटीक की दुकान पर देखने को मिल सकता है। उसने सिक्के को अपनी 2 उंगलियों के बीच पकड़ा हुआ था। एक साइड चुनो, हेड्स या टेल्स। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं समझ नहीं पाई। हालांकि वो मजाक करने वाले लोगों में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक तरह की तीव्रता थी, एक ऐसा एहसास जिसने मुझे असहज कर दिया। नहीं शुक्रिया, मैं जुआ खेलने में विश्वास नहीं रखती। उसने मेरा मना करने वाली बात को नजरअंदाज कर दिया और सिक्के को अपनी उंगलियों में घुमाने लगा। उसके दिमाग में कुछ तो अजीब चल रहा था। घबराओ मत, ये सिर्फ गेम है, हेड्स या टेल्स। मेरी सांसें तेज होने लगी। उसका इस तरह मेरा पीछे पड़ जाना मुझे बेचैन कर रहा था और जिस तरह से उसने मुझे घूर कर देखा जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे किसी को बुलाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं था। मुझे सच में नहीं। उसने अचानक अपनी जेब से एक सेब निकाला और जोर से पकड़ते हुए उसे काउंटर पर रख दिया। वो गहरे लाल रंग का सेब था, ठीक है वैसे ही जिसे सुंदर दिखने के लिए अच्छी तरह पॉलिश किया जाता है, लेकिन उसका वहां रखना ठीक नहीं लग रहा था। वो उसकी जगह नहीं थी। एक साइड चुनो। उसकी आवाज शांत थी, लगभग सुखदायक, लेकिन उसके पीछे भी कोई गहराई छिपी हुई लग रही थी। मेरे पेट में गांठें पड़ गई। कमरे की हवा तनाव से घनी हो गई। मैं उसका यह खेल नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे एक बार ना नहीं कहने देगा। उसकी आंखों में झलक रहा था कि यह कोई खेल नहीं है। ठीक है, हेड्स। वो मुस्कुराया, एक टेढ़ी आनंददायक मुस्कान, और उसके बाद उसने सिक्के को हवा में उछाल दिया। सिक्का धीरे धीरे हवा में घूमने लगा जैसे वक्त धीरे चल रहा हो और फिर हल्की सी झंकार के साथ काउंटर पर आकर गिर गया। हेड्स। तुम खुश नसीब हो। आखिर तुम ये सब कर क्या रहे थे? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह नफरत और गुस्से ने ले ली। अजुआरी हुआ करता था, भाग्य के लिए पागल। ये सिक्का मेरा लकी चार्म है। इसकी मदद से मैंने पहले $100 जीते थे और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन एक दिन इसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने सब कुछ खो दिया, पैसा, इज्जत, मेरी जिंदगी। लेकिन फिर इस सिक्के ने मुझसे कहा कि जो भी मुझ पर हंसे उन्हें पीड़ा पहुंचाओ। उस टेबल पर खेल रहे हर आदमी को मैंने मार डाला। सिक्के ने मुझसे कहा कि उनका टाइम खत्म हुआ है, मेरा नहीं। अभी तो बिल्कुल नहीं।
मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। जिस तरह से वो बात कर रहा था, उसकी आवाज में विश्वास दिलाने वाला जोश डरावना था। इससे भी बुरी बात यह थी कि मैं ये कहानी पहले सुन चुकी थी, जिससे हमारा शहर एक भूली हुई कहानी थी। वो करीब आया, उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी हो गई थी। मैं एकदम सहम सी गई थी। अब तक से ही मैंने इस परंपरा को जारी रखा। हर बार जब कोई गलत जवाब देता है। उसने काउंटर पर रखे सेब को मेरी आंखों में आंखें डालते हुए टैप किया। मैं डर के मारे ठंडी पड़ गई। मेरे चेहरे से खून उतर गया। मैं चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन मेरी टांगे जैसे जमीन से जुड़ गई थी। वो सीधे खड़ा हो गया, जेब में सिक्के को डाला और दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसका नाम सिंथिया था। उसी के साथ वो अपने पीछे दरवाजे को बंद करते हुए चला गया। मैं सदमे में वहीं खड़ी की खड़ी रह गई और मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में सोचती रही। मेरा ध्यान सेब की तरफ गया। वो अभी भी काउंटर पर रखा था। मैंने घबराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जब मेरी उंगलियों ने उसे छुआ तो वो कांपने लगी, लेकिन जब मैंने उसे उठाया तो वो मुझे वो प्राचीन फल नहीं लगा जो उसने रखा था। अचानक से वो सेब आधा खाया हुआ मिला, जो सड़ चुका था और भूरे रंग में बदल चुका था, जैसे वो कई हफ्तों से पड़ा हुआ हो। मैंने डर के मारे उसे गिरा दिया और पीछे हट गई। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। वो नाम सिंथिया मेरे दिमाग में घूमता रहा। मैंने ये कहानी पहले भी सुनी थी, ब्लडी जैक की पुरानी कहानियां। 60 के दशक का एक सीरियल किलर जो भाग्य के पीछे पागल था, अपने पीड़ितों के जीवन का फैसला करने के लिए सिक्का उछालता था। पुलिस ने उसकी अंतिम हत्या की जगह पर उन 6 लोगों को बुलाकर गोली मार दी जिनके साथ उसने पोकर खेला था। पुलिस ने उसे बार के पास बैठा हुआ पाया, हाथ में सेब लिए, उनका इंतजार कर रहा था। उसके मुंह से निकला आखिरी शब्द उसकी बीवी का नाम था, सिंथिया। जैसे ही मैंने इसे एक साथ जोड़ा, मेरे सांसें गले में अटक गई। आदमी, सिक्का, सेब, ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि हकीकत थी।